साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। मुद्दा क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था यह है कि आगामी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने वाला है। हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं है, अंतरिम बजट होगा, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होने होते हैं तो उसमें पूर्ण बजट नहीं होता बल्कि अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अगर 19 के हम अंतरिम बजट की बात करें तो इस साल क्या कुछ अलग होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपने पिटारे में क्या देने वाली है, क्योंकि अस्थायी बजट है और जो पूर्ण बजट होता है सरकार के बाद पेश किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर चूंकि 24 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए अंतरिम बजट यहाँ पेश किया जाने वाला है और देखने वाली बात होने वाली है कि इस बार अंतरिम बजट में क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ करने वाली है और जनता को यहाँ पर क्या लाभ मिलने वाला है। हालांकि 19 के अगर बजट की बात करें तो 19 के बजट में कुछ महत्वपूर्ण ऐलान भी किए गए थे, जहाँ पर जो टैक्स में छूट भी दी गई थी और खासतौर पर किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भी की गई थी। उस अंतरिम बजट की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम 23-24 के पूर्ण बजट की बात करें तो लगभग 45 लाख करोड़ का बजट था, बड़ा बजट था। पर यहां पर अंतरिम बजट में क्या कुछ अलग होना है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि चुनाव होने वाले हैं कुछ समय बाद, तो यहां पर सरकार क्या देना चाहती है आम जनता को। हालांकि ये पहले ही जानकारी की जा रही है कि इस बार कुछ बड़ा नहीं मिलने वाला है, पर हो सकता है कुछ योजनाएं ऐसी मिले जिसका लाभ हमको आने वाले समय में मिलता रहे। चर्चा महत्वपूर्ण है और इस बजट से संदेश क्या जाने वाला है, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी यहां पर कुछ ऐसा भी करेगी जिससे लेकर जनता को एक बेहतर संदेश जाए। चुनाव पास में है और यहां पर कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़नी भी चाहिए। अंतरिम बजट हो या पूर्ण बजट हो, यहां पर जिम्मेदारी सबके लिए बराबर होती है और यहां पर अंतरिम बजट के माध्यम से भी कुछ अलग ही संदेश दिए जाने वाले की उम्मीद जो है वो की जा रही है। बजट है और बजट कहा जाता है व्यवस्थाएं हैं, आय और व्यय, कितना आय हुई और कितनी व्यय हुई, और खास तौर पे जीडीपी के साथ साथ यहां पर आम जनता को भी चीजें यहां पर देखी जाती हैं। फिलहाल पर जो जनता है वो जनता क्या चाहती है, चाहे अंतरिम बजट हो चाहे पूर्ण बजट हो, जनता की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि वो वोट देती है पर सरकार उसके लिए बजट बनाती है कि इस बार आपको हम क्या कुछ देने वाले हैं। और जब जनता की बात हो रही है तो कुछ जनता की कुछ बात भी सुन लेते हैं, जनता क्या चाहती है। उम्मीद तो काफ़ी रहती है, लेकिन उम्मीद हो नहीं पाता। आप रसोई घर को ही देख लो, रसोई घर में काफ़ी सिलेंडर का देखें आप, कहाँ 500 से 600 हुआ, 600 से 700 हुआ, अब 1000 कर दिया है। काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ रहा है। सब्जियां इतनी महंगी हो गई, कभी प्याज कभी टमाटर। तो हम महिलाओं के लिए रसोई घर मतलब जो जैसे पहले था वैसा कुछ भी नहीं रहा। बजट जैसे कि मान लीजिए कि अभी इलेक्शंस आते हैं। उम्मीद है जैसे हर साल हमारे बजट में काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखेंगे तो हमारी रक्षा पर भी काफ़ी सारा इन्वेस्ट किया गया है। पर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो रहता है वो इस चीज़ से है कि हमारा जो भी बजट आता है हमेशा पिछले कुछ सालों से नहीं, लगभग शुरू से ही शिक्षा में उसको महत्व तो दिया जाता है, लेकिन उसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो भी नहीं पाता मेरे ख्याल से। बिल्कुल उम्मीद है और मेरे ख्याल में अच्छा ही बजट पेश होगा, क्योंकि अगले चुनाव की तैयारी में शायद फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में उस हिसाब से बजट में फ़ायदा होगा। एक आम आदमी को, किसान को इससे फायदा होने की उम्मीद है। फ़ायदा होगा, बिल्कुल करेंगे फ़ायदा। अच्छा, वित्त मंत्री एक महिला है तो क्या महिलाओं को भी इससे कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल महिलाओं को फ़ायदा होगा, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। इसका लास्ट बजट है तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी एक जनता को फिर मैं समझता हूँ लॉलीपॉप मिलने वाली है। और ये लॉलीपॉप मैं इसलिए वर्ड कह रहा हूँ क्योंकि देश की इकोनॉमी लगातार गिर रही है, देश की अर्थव्यवस्था लगातार चरमराई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन के वादे लगातार देती है। राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे जहाँ जहाँ इनका चुनाव होता है वहाँ 450 चौथा बजट, अंतिम बजट, तो कुछ उम्मीद है आपको इस बजट से कुछ फायदा होगा? हमें तो साहब इस सरकार से बहुत उम्मीद है, उम्मीद लगाए रखे हुए हैं जनता पर। ये सर कि कोई भी बिजली विभाग का आदमी हमारे घर पे क्षेत्र पे आता है और बिजली पे बजट के बारे में बताएं। यहाँ पर हमने देखा जनता की क्या राय है। उम्मीद सबको है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पर सबकी उम्मीदें हैं कि सरकार इस बार अंतरिम बजट में क्या देने वाली है। निर्मला सीतारमण इस बार क्या देने वाली है अपने पिटारे में से।
अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट के माध्यम से तमाम संदेश भी ले जाएंगे और तमाम व्यवस्थाओं को साधा भी जाएगा, क्योंकि यहां पर जो बजट है उसके कई मायने भी हैं। नई सरकार जो भी होगी उसके लिए यहां पर एक व्यवस्था को भी गठित करना होता है, और यही महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी विवेक श्रीवास्तव इस बजट चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से भाई कपिल श्रीवास्तव अपनी राय देंगे, और संजय गुप्ता व्यापार मंडल के अध्यक्ष और हमेशा अपनी राय मुखर करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो संजय गुप्ता से रहेगा। संजय भाई, बजट पेश होने वाला अंतरिम बजट है, बेहतर आप जानते हैं, पिछला बजट भी आप जानते हैं, और 19 का अंतरिम बजट की बात हमने भी यहां पर की है। पर जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जनता को क्या चाहिए, जनता की क्या उम्मीदें रहती हैं, और व्यापारियों को यहां पर क्या कुछ मिलना चाहिए जिसके माध्यम से जो व्यापार है उसको बेहतर किया जा सके। क्योंकि लगातार चुनौतियां हैं, ई कॉमर्स आने के बाद से लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं खुदरा व्यापारियों के लिए भी, और जो अन्य व्यापारी हैं जो आज काबिज हैं, बड़ी बड़ी जिनकी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उनके प्रतिष्ठान हैं, उनके लिए भी यहाँ पर चुनौतियाँ रहती हैं। तो सरकार से क्या मानते हो, अंतिम बजट में आपको क्या उम्मीद लगती है कि इस बार निर्मला सीतारमण का पिटारे में क्या कुछ निकलने वाला है? संजय भाई। देखिए, पिछले बजट से सरकार ने कोशिश की है कि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए जी। उस दिशा में सरकार ने काम करना लगातार शुरू कर दिया है जी। और मुझे लगता है कि ये वैसे तो अंतरिम बजट रहेगा जी, लेकिन क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी है कि माना जा रहा है कि सरकार ये रिपीट करेगी। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसको पूरे 5 साल आगे भी काम करना है तो वैसी तैयारियां करेंगी। अच्छा। प्रदेश के व्यापारियों को, देश के व्यापारियों को इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं जी, और कुछ अपेक्षाएं के साथ हम लोग की मांगे भी हैं जी। सबसे पहले तो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के चलते पूरे देश के व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है जी। और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मतलब विभिन्न व्यापारी संगठन पूरे देश के सरकार से लगातार ये मांग करते चले आ रहे हैं कि ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और ई कॉमर्स की पॉलिसी लगभग तैयार भी हो गई है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में ई कॉमर्स की पॉलिसी लागू की जाएगी, ऐसी हम लोगों की सोच है और ऐसे हम लोगों की जानकारी में आ रहा है। साथ ही साथ पिछला जो स्लैब नया वाला इस समय इनकम टैक्स के 2 स्लैब काम कर रहे हैं, 2 तरीके के फॉर्म है यहाँ पर जी। तो इस नए वाले रिजिम में जो है उसमें 80C की छूट नहीं शामिल है। यदि अगर आप इंश्योरेंस करते हैं या बच्चे की फीस का भुगतान करते हैं या रेंट का भुगतान करते हैं वो छूट इसमें नहीं शामिल है। तो हम लोगों की ये मांग भी है और सरकार को चाहिए भी कि 80C की छूट नए वाले स्लैब में शामिल की जाए। इसी तरीके से रिटेल ट्रेड की पॉलिसी हम लोगों की मांग है कि रिटेल ट्रेड पॉलिसी लागू किया जाए और यदि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत करना होगा और साथ ही साथ जो विलफुल डिफॉल्टर है, जो लोन लेकर के जानबूझ के लोन अदा नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा पूरे देश के व्यापारियों को और पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ता है जी। तो विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, ऐसी हम लोगों की मांग भी है। संजय भाई जी, संजय भाई आपने यहाँ पर शुरुआती एक ऐसी बात से कर दी कि निश्चित रूप से इस बात से एक अलग मायने आ गए, क्योंकि आपने कहा कि लमसम दसम लग रहा है कि जो सरकार वर्तमान में है वो रिपीट होगी। ये बात विवेक श्रीवास्तव को अच्छी लगेगी, पर मेरे ख्याल से कपिल भाई को इस बात से तकलीफ भी हुई होगी कि जिस तरह से एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने इस तरह से बात कही है कि सरकार यहाँ रिपीट होगी, तो यहाँ पर इस तरह से जो अंतरिम बजट है वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको लेकर आपकी जो आपने जो राय दी है इसका आधार क्या है भाई संजय भाई? देखिए, जिस तरीके से पूरा देश राममय हो गया है, अच्छा, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत की एक साख बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता बढ़ी है, अच्छा, तो निश्चित रूप से जो माहौल बना है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। अच्छा। और जो अभी INDIA का गठबंधन था जो उसकी स्थिति हुई जो हम लोगों ने देखी है, तो मुझे लगता है कि इस बार विपक्ष नाम की चीज बची ही नहीं है। मैं एक जनता के नाते से करूं, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन एक आम जनता जो स्पष्ट रूप से देख पा रही है वो ये है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो इनका नारा है 400 पार, तो 400 जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुमत निश्चित रूप से पा जाएंगे। क्या बात, लीजिए एक फोरकास्टिंग यहाँ पर हो गई और जनता के रूप में संजय भाई ने यहाँ पर भांप लिया। और ये जो भांपना है ये कपिल भाई को बुरा लगा हुआ, मुस्कुरा भी दिए थे हालांकि वो जब उन्होंने राममय बोला था। फिलहाल मैं प्रवक्ता भाजपा के पास चलता हूँ। वे भाई डिबेट में अच्छी बात तो हो गई, यहाँ पर संजय भाई ने तो यहाँ पर बता दिया कि 400 पार भले ही ना हो पर सरकार बन सकती, क्योंकि यहाँ पर IND गठबंधन की स्थिति खराब है। पर आज हम चर्चा बजट पे कर रहे हैं।
वे भाई, जी 2019 के बजट में भी रेलवे को जो अंतिम बजट था उसमें भी रेलवे को 58 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। रेलवे का बजट पहले अलग होता था, पर अब बजट में इन्वॉल्व होता है, संग में आता है। जी पर बेबे भाई, आपको ही नहीं लगता कि अभी भी बजट में जो पेश किया जाता है, अंतरिम बजट की बात करें, पूर्ण बजट की बात करें, बहुत कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आज भी विकसित किया जाना बाकी है? क्योंकि आप अगर हम रेलवे की ही बात ले लें या कृषि की ही बात ले लें, तो पूर्ण बजट की बात करें या अंतरिम बजट की बात करें, तो यहां पर प्रीमियम ट्रेनें तो लगातार चल रही हैं, पर प्रीमियम ट्रेन में सफर करने वाले की जो क्षमता है, जो अहर्ता होनी चाहिए, वो कितनों में है, ये भी महत्वपूर्ण है। और जो सवारी गाड़ियां हैं, जो जिसमें आम जनता भी सफर करती है, जिनकी क्षमता वंदे भारत और तमाम बड़ी गाड़ियां जो प्रीमियम एक्सप्रेस आपने चलाई हैं उनमें जाने की नहीं है, तो इसको लेके भी विकसित करने की क्या तैयारी है? और आपके मुताबिक इस बार अंतिम बजट में क्या कुछ अलग होने वाला है जो आप अंदाज लगा रहे हैं? प्रवक्ता भाजपा विवेक श्रीवास्तव देखिए, जी। ये सरकार का अंतिम बजट है। जी इसके बाद सरकार चुनाव में चली जाएगी। जी सारे बजटों की तरह हमने हर सेक्टर को छूने की हर बार कोशिश की है। इस बजट में भी हर सेक्टर जी के लिए कुछ न कुछ रहेगा। अच्छा। और मुझे लगता नहीं कि कोई वर्ग इससे निराश होगा। अच्छा। ये बजट व्यापार में, बाजार में ऊर्जा का संचार करने वाला होगा। जिन लोगों की जिस उम्मीदें जिस तरह से लोगों की है जी और जिस तरह से मजबूत होकर के भारत एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, अच्छा। उसका लाभ जन सामान्य को मिले, जैसा अच्छा। कि पहले भी मिलता रहा है, जी उस दिशा में ये बजट परिणामोखी होगा। जी जैसा भी संजय जी को मैं सुन रहा था, जी ये सत्य बात है। जी विपक्ष इंडी गठबंधन के अंत से बहुत नाराज, हताश और निराश है। आपने देखा होगा कि आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई बजट को लेकर के, जी उसमें भी विपक्ष ने किसी मुद्दे पे, किसी सेक्टर विशेष पे चर्चा के बजाय जी ईडी सीबीआई का रोना रोया है। ये विपक्ष के पतन की पराकाष्ठा है। अच्छा। सर्वदलीय बैठक में जो बजट पे हो रही है, उस पे आप देश के बजट से संबंधी विषयों पर चर्चा के बजाय आप इस पे रो रहे हैं कि साहब ईडी सीबीआई हमें टारगेट कर रही है। अच्छा। संवैधानिक संस्था है, इनका रूटीन वर्क है भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार की जांच करना। जी आप पाक साफ होंगे, आपका कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर भ्रष्टाचारी है जी तो आपको जांच के दायरे में जाना होगा, जवाब देना होगा। ठीक है। तो जो स्थिति है गौरव जी, जी बजट जनता के मनोभावों के अनुकूल होगा और बाजार में प्राण फूकने वाला होगा। चलिए ठीक है। बे भाई, मैं अभी आपने जनता की राय सुनी थी, मैं उन दो राय में महत्वपूर्ण बता देता हूं। एक, जनता हमेशा सिलेंडर को लेकर बोलती है कि यहाँ पर सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो अलग राज्य में कम कर दी जाती हैं, यहाँ ज़्यादा रहती हैं और लगातार बढ़ती आ रही हैं। और मैं क्या, सिलेंडर वाला मुद्दा है वो लगातार विपक्ष उठाता भी रहता है। तो आपको लगता है कि इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए? बड़ा सवाल। तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि महंगाई है, उस पर लगाम कैसे लगेगी? क्योंकि यहाँ पर महंगाई भी सहालक की तरह आती है, जब सहालक आती है तो महंगाई एकदम से बढ़ जाती है, कोई रोकथाम हो नहीं पा रही है, कोई यहाँ पर उसको रोक नहीं पा रहा, जिसका जो मन हो रहा है वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी काम करना बहुत जरूरी है। थोड़ा इस पर भी बोल दीजिए, क्योंकि आप अगर बजट अच्छा भी लेके आ रहे हैं पर यहाँ पर महंगाई को रोकना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर महंगाई नहीं रोकेंगे तो बजट का जो आना भी है वो भी जनता के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। वे भाई जी, सहालक और महंगाई की जो बात आपने की है जी बड़ी अच्छी बात है। जब मांग बढ़ती है जी और आपूर्ति उसके अनुपात में नहीं होती तो चीजों के दाम बढ़ते हैं। जी जो सहालक के समय आपने महंगाई बढ़ने की चर्चा की, जी बाजार
कि सरकार का बहुत हद तक अब कोई नियंत्रण नहीं है। लीजिए। बाजार में मूल्यों का निर्धारण सरकार नहीं करती। अच्छा। ये आपूर्ति और आवश्यकता के अनुपात में चलता है। अच्छा। हाँ, कुछ चीजों के दाम के नियंत्रण करके उस पर आंशिक कमी की जा सकती है। वर्तमान में जो विपक्ष के लोग महंगाई का रोना रोते हैं, इसमें से किसी ने भी अपने प्रदेश में जहां इनका शासन है, अपनी जनता को एक नए पैसे की टैक्स में कमी करके अच्छा महंगाई में कमी करने की कोशिश नहीं की। चलिए बे भाई, भारत सरकार ने जी सुन लीजिए, सुना लीजिए। भारत सरकार ने 2 बार अपने जी डीजल पेट्रोल के टैक्सेस में कमी की। जी उसके बदले में हिमाचल की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, जी सरकार बनने के बाद स्टेट वैट बढ़ा दिया। चले ठीक है, सबको मालूम है, इससे महंगाई बढ़ती चले ठीक है। मैं फिलहाल कपीस भाई को ले रहा हूँ महंगाई भाई, और मैं आपसे अभी आप दोबारा लौटूंगा तो मैं सवाल का जवाब भी आपसे लूंगा, क्योंकि आपने कहा सरकार के नियंत्रण में नहीं है, पर आपको बता दूं बाजार एक हद तक मूल्य निर्धारण कोरोना के सरकार समय नहीं भी इस तरह के लोग आपदा में अवसर खोज रहे थे बेबे भाई। उस समय सरकार के द्वारा भी रेट नियंत्रण किए गए थे, जगह जगह जिला प्रशासन के द्वारा रेट लिस्ट लगाई गई थी कि इससे ऊपर आप लोग सामान नहीं बेचेंगे। तो अगर सरकार चाहे तो जो लोग आपदा में अवसर कमा रहे थे उनको भी रोक सकती है। अब ये केवल ये बोलना कि सरकार के नियंत्रण में बाजार नहीं है, सरकार चाहे तो महंगाई को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है बेबे भाई। इससे पल्लू झाड़ना, हर बार ये बार बोलना कि सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो फिर नियंत्रण में क्या होना चाहिए? फिर महंगाई खत्म करने की अपने जो आप वादे बोलते हैं उनसे पीछे हो जाइए। चलिए गौरव जी, आप फिर बाजार में मूल्य का निर्धारण सरकार नहीं करती। अच्छा, किस मूल्य पे बाजार पे तो जिसका जो मन होगा बेचता रहेगा, उसमें काला बाजारी ना हो जी। कोई ऐसा सामान भाई एमआरपी क्या होती है? जब जो कंपनियां अपना सामान बेचती हैं वो सरकार के अधीन होती है कि नहीं होती है? वो एमआरपी क्यों लिखती है? हम इससे ऊपर नहीं बेच सकते हैं। तो जब वहां व्यवस्था आप ला सकते हैं, कोरोना में ला सकते हैं गौरव जी, एमआरपी तय करना कंपनियों का कार्य होता है, सरकार नहीं एमआरपी तय करती। अरे कंपनी कार्य होता है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपनी यहाँ पर बढ़ करके भी अपना रेट लगा सकती है। क्या ठीक है, मैं कपिल भाई के पास जाऊंगा, थोड़ा वही बता। कपिल भाई, यहाँ पर चर्चा हुई, संजय भाई ने ई कॉमर्स कंपनी की बात की, सरकार अंतरिम बजट के माध्यम से तमाम मुद्दों को साधने का प्रयास भी करेगी, और जिस तरह से यहाँ पर हमने चर्चा की है, बेबे भाई ने सिरे से नकार दिया है कि बाजार सरकार के अधीन नहीं आता। थोड़ा आप बेहतर बता दीजिए और विपक्ष की भूमिका बता दीजिए। जी कपिल भाई। सबसे पहली बात आपको ये कह दे कि ये योगी सरकार और मोदी सरकार का बजट जी, आप ही को और इसको सही करा लीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, इको सही किया जाए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये दोनों सरकार के बजट हैं, आप पूर्ववर्ती उठा करके, अच्छा, ये हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, ये कुछ दे रहे हो जनता को, उससे ज्यादा दिखते हैं, खाली कि दे रहे हैं लेकिन देते नहीं। अच्छा, ये अपने ही घोषणा पत्र के विरुद्ध जाते हैं। अच्छा, मैं हवा में नहीं बात करता हूँ जी, एक एडवोकेट हूँ, इसलिए सारी चीजें लेके बैठता हूँ। लीजिए, पूरा चिट्ठा लेके बैठे हुए हैं, लीजिए। ये मैंने वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा 2022 और 2023 के बजट के अनुमानों पर जो बजट भाषण दिया था वो है जी, पूरी प्रति जी, और बैठना भी ऐसे ही चाहिए जी, हवा में बात करने के लिए नहीं। लीजिए, और ये देखिए जी, 23-24 है जी, सुरेश खन्ना जी ने जी। अब दोनों पर हम बात करते हैं, पहले 22 में बात कर लेते हैं। जी, बजट को समझना बहुत आसान है जी, लेकिन सरकार इतना टिकलिस ढंग से प्रस्तुत करती है कि उसको कोई समझ ना सके। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जब आपने एक बजट का व्यय अगले साल का बना लिया कि 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपया, जी, ये आपने अनुमान लगा लिया कि भैया हमारा इतना बजट होना है। जी, फिर सरकार दूसरी चीज देती है कि हम ये बजट जो दे रहे हैं वो हम लाएंगे कहां से, जी, तो हमारी समेकित निधियां कहां से आएंगी वो विवरण देते हैं। 2 पन्ने में सब समझ जाता है आदमी, जी, लेकिन बाकी भाषण में इतना घुमाते हैं कि पूछिए मत। 2022-23 में इन्होंने 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने बजट दिया था, यूपी सरकार ने।
और वही बजट 35,000 करोड़ रुपए बढ़ा करके आगे जो है 6,90,242.43 लाख करोड़ का कर दिया। जी यानी कि 35,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स आए। जी कितने के आए? मात्र 35,000 करोड़ के नए। जी और दुनियादारी बताएंगे कि हमने सबसे बड़ा बजट पेश किया है। लीजिए। जबकि हकीकत क्या है कि आप जो नई परियोजना चलाने जा रहे हैं उसके लिए मात्र आपने 35,000 करोड़ रुपए ही दिए। ये भाई 40-45 लाख करोड़ रुपए का आप एमयू सिग्नेचर कर रहे हो जी और नई परियोजना सिर्फ आप 35,000 करोड़ का दे रहे हो। इसके मतलब आप जनता की आंख में धूल झोंक रहे हो बजट के द्वारा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो इनकी राजस्व घाटा है ये 2022-2023 से बढ़कर 2023-2024 में बढ़ गया। अच्छा। यानी कि आप राज्य को ज्यादा घाटा पहले से दे रहे हैं। लीजिए। जहां राजकोषीय घाटा जो है 81,177 करोड़ का था वही 84,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। लीजिए। 23-24 में। जी। और आप धन्य है सरकार, आप 6,90,000 करोड़ का बजट देते हो और खर्चा आप करते हो केवल 3-3.5 लाख करोड़ रुपए। जी। बाकी आप खर्चा ही नहीं कर पाते हो और वापस हो जाता है खर्च। तो किस तरीके से आप इस उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं? ईमानदारी के नाम पे अगर आप विकास की परियोजनाएं बंद कर दोगे, उचित जगहों पे पैसा खर्च करना बंद कर दोगे, तो कौन सी 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की आप इकॉनमी ले जाके खड़ा करोगे? और हम ये कह रहे हैं कि अगर वाकई आपने देश के हित में, प्रदेश के हित में अगर आपने आ रही होती है जी जिस तरीके की आवाज मिल रही है ना। जी। हेलो जी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। जी जी ये कह रहे थे कि जिस तरीके से जी इन लोगों ने पेश किया कि हम 3 ट्रिलियन इकॉनमी और 5 ट्रिलियन इकॉनमी देश की बनाने जा रहे हैं। जी। उसके लिए प्रोजेक्ट वर्क भी तो होना चाहिए ना। आप बताओ कैसे बनाओगे? बेरोजगारी ऐतिहासिक है, महंगाई जो है ट्रिपल डिजिट पे चल रही है। और आप जीडीपी निकालने के लिए जो है वो आंकड़ों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अच्छा। आप देखिए कि अमेरिका के अंदर अब जो है यूनिवर्सिटी के जो मोदी जी हैं, ललित मोदी जी, उन्होंने इस पर अपने विवरण दिए हैं। यशवंत सिन्हा जी ने दिए हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के ही एक अर्थशास्त्र को जानने वाले स्वामी जी हैं, उन्होंने वो आंकड़े पेश किए हैं। जी। जब आप आधार वर्ष ऑफ कम्युनिटी बास्केट ऑफ कम्युनिटीज में ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रख के भारांक बदल दोगे तो जीडीपी तो आपको उठी हुई दिखेगी, जबकि वो उठी हुई नहीं है। बिल्कुल। पर कपिल भाई यहाँ तो पर सारी चीजों को जनता नहीं समझती। जी कपिल भाई, मैंने विवेक श्रीवास्तव सवाल किया था महंगाई को लेकर, तो उन्होंने कहा था बाजार नियंत्रण में नहीं है। क्या वास्तव में बाजार नियंत्रण में नहीं है सरकार के? आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए ये सारे लोग जानते हैं जी। ये सारे लोग जानते हैं कि जब कहीं चुनाव आते हैं तो सारी चीजें नियंत्रण में आ जाती हैं। लीजिए। बहुत साधारण बात मैं आपको कह रहा हूं। लीजिए साधारण बात बोल रहे हैं। इसका दाम मुझसे बढ़ता है ना, डीजल का दाम बढ़ता है। जी। और ये क्यों कर रखा? अगर मान लीजिए पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था गलत काम तो आप तो सुधार कर रहे हैं ना भाई। 10 साल से तो आप सुधार कर रहे हैं जी। और आपका ही ये लक्ष्य रहा है 1 नेशन 1 टैक्सेशन। जी। तो आप 1 नेशन 1 टैक्सेशन कीजिए। और दूसरी बात, जो आपने जीएसटी में स्लैब निर्धारित किए हैं और 32 बार आप यू टर्न ले चुके हैं, लीजिए। तो कहीं तो स्थिर होइए। ये काल के कपाल पे लिखते ही मिटाते रहेंगे, गीत नया गाते ही रहेंगे, गीत नया गाते ही रहेंगे। चले पूछ ये लेता तो कोई बात नहीं हुई भाई। यहाँ तो प्रवक्ता सपा ने तमाम बातें बता दी कि केवल हेडिंग है और धरातल पर कुछ नहीं है। जो चीजें हैं वो केवल दिखाने के लिए हैं। जीडीपी भी मैनिपुलेट हो रही है। तमाम बातें इन्होंने बता दी और कह दिया कि पूछने पर नियंत्रण में नहीं है और जैसे ही चुनाव आते सब नियंत्रण में आ जाता है। ये कैसा नियंत्रण है जो समय समय पे आता है भाई? बता दीजिए बेबी भाई। मैं संजय भाई को लेता हूँ। देखिए गौरव जी सबको मालूम है कि ओपन मार्केट जी, बाजार खुला हुआ है। अच्छा। आज कोई सरकार किसी मूल्य का निर्धारण नहीं करती। अच्छा। किसानों की फसलों को छोड़ के जी एमएसपी। अच्छा। और
जो विषय कपीस जी उठा रहे हैं, जी बजट में प्राविधान होना, जी और इनका आरोप है कि उतना पैसा यूज नहीं हुआ। अच्छा देखिए, हर चीज की नियम और शर्तें होती है। अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा तो पैसा नहीं जाएगा उस बंद में। अच्छा अगर वो पैसा बचता है तो प्रदेश का पैसा बच रहा है। अच्छा हम उस पैसे को बंदर बांट करके निपटाने में विश्वास नहीं करते। लीजिए, बोला पैसा बच रहा है, प्रदेश का बच रहा है। कबीर भाई लीजिए, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। सुना लीजिए। हाँ टैक्स पेयर का पैसा किसी और का नहीं है। जी। दूसरी चीज सुन ले, जो इनकी चिंता है, कबीर भाई कुछ बोल रहे हैं आपकी बात मतलब आक्रमणीय हो आप। अच्छा, अकर्मण्य हुआ। अच्छा लीजिए, ये आप खर्चा ना कर पाने, आप जब योजना बनाए और योजनाओं को क्रियान्वित कोई सरकार अगर ना कर पाए अपनी ही योजना को, जी तो आप समझिए ना कि ये तो उसकी विफलता को दर्शाता है। विवेक भाई उसमें फायदा खोज रहे, बताइए। नियमों का कड़ाई से पालन होता है। अगर उन मानदंडों पे आपकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं तो उस मद में पैसा आपको नहीं मिलेगा, जी रुक जाएगा। जी बजट का हम आना पाई कड़ाई से पार्किंग करके तब खर्च करते हैं जी। ये जनता का पैसा है। अच्छा ये उड़ाने के लिए नहीं है। अच्छा। पूर्ववर्ती सबकी उड़ाने थी, उनको उसी का चस्का है, उनको वही बात समझ में आती है। तो बोल रहे आप खर्च नहीं कर पा रहे, फिर बजट इतना बड़ा दिखाते क्यों है? कबीर भाई यही तो पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, फिर बता रहे हैं जी, बजट बनाना सरकार का दायित्व है। अच्छा अगर नियमों का पालन करते हुए आप पैसा मांगेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अच्छा। नियमों का पालन आप नहीं करेंगे, मांगेंगे भाई, आपको नहीं मिलेगा। परियोजनाएं आपकी हैं, बजट पे आपको खर्चा करना, कोई मांगेगा क्यों पैसा? करके बंदरबाट पैसे की करने में विश्वास नहीं करते। बेबे भाई वो बोल रहा है कि बजट आपका है। बेबे भाई, कपिल भाई आपको कुछ बता रहे हैं। कपिल भाई बोल लीजिए भाई, कपिल भाई किस बोल रहे हैं, बोलिए कपिल भाई बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, बजट आपका है, अलाइनमेंट आपने दिया, किस प्रोजेक्ट पे कितना पैसे का खर्च आएगा ये आपको करना है। तो इसके मतलब आप बाकी जो पैसा खर्च किए हैं, 6 लाख में मान लीजिए 3.5 लाख करोड़ आपने खर्चा किया, तो वो बंदरबाट किया, इसके मतलब वो भी फिर आप एको चौवन्नी ना किए होते खर्चा। जरूरत क्या है? इतना ही नियम कानून देख रहे हैं तो बताइए ना कौन सा नियम कानून आपको कहता है कि आप 6,90,000 करोड़ का बजट देते और खर्चा मात्र 3.5 लाख करोड़ करें। फॉर्मेलिटी पूरी उस पर दिया गया, जहां नियम नहीं मानने रखते वहां नहीं दिया गया। तो बेबे तो बजट तो 3.5 लाख करोड़ का बचा, फिर अगर नहीं दिया गया, अगर तो बचा वो जनता, जो बचा गौरव जी वो जनता की तो पैसा बचा, आधा बचा। बेबे भाई जिस तरह आंकड़ा बता रहे तो आधा बचा है बजट, कहते हैं तो नुकसान हो गया। आधा बचे पूरा। गौरव जी विषय समझिए, मैं समझ रहा हूँ जी। हमारे ऊपर ये दबाव नहीं है कि हम उसको औने पौने किसी तरीके से खर्च करके खूब डालें। अच्छा, जनता का पैसा पाई पाई का हमें हिसाब देना है जी। हम पाई पाई का हिसाब देने वाले लोग हैं जी। हमें एक एक पाई की चिंता है जी। आप नियमों का पालन करते हुए मांगेंगे, आपको मिलेगा। कौन मांगेगा भाई, कौन मांगेगा? ये याचक कौन है भाई? थोड़ा याचक बता दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। कपिल भाई सुन लो और संजय भाई भी सुन लो, मैं भी सुन लूं। ये याचक कौन है, मांगने वाले कौन है? गौरव जी, जिनको आप बाकी 3 लाख देंगे। जी गौरव जी मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ ध्यान से जी। बजट बना, बजट में तमाम योजनाओं के मद में इतना इतना पैसा सैंक्शन हुआ जी। योजनाएं अपना काम शुरू की जी। उसमें नियम होता है कि इतना पैसा खर्च करके जब आप रिपोर्ट देंगे तब आपको नया बजट मिलेगा जी। अगर वो पैसा आप खर्च नहीं कर सके या आपने समय पर रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की तो आपको नया बजट नहीं मिलेगा। अच्छा। तमाम ऐसी चीज होते हैं प्रावधान जिसमें अगर आपने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, सरकार के स्तर पर संतुष्ट नहीं है सरकार, तो आपको नहीं देगी नया बजट जी। इसमें कोई सरकार को उस तरह के कटघरे में खड़े करने का औचित्य नहीं कि सरकार गंगा नहा ले। मैं सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, कपिल भाई कर रहे हैं। अगर 6,90,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश बजट पेश किया जाता है और अगर आप 3 लाख 3.5 लाख जो कपिल भाई बता रहे हैं आंकड़ा अगर खर्च कर रहे हैं, बाकी खर्च नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल तो उठता है कि यहाँ पर क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं हुआ, यहाँ पर समीक्षा बेहतर तरीके से नहीं हुई, यहाँ पर रिपोर्ट नहीं ली गई, तभी तो यहाँ पर जो अन्य बजट है, जो बाकी बचा पैसा है वो यहाँ पर जारी नहीं किया गया जी। अगर जब नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं गौरव जी तो उसमें बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं। अच्छा। जैसे छात्रवृत्ति में जांच किया गया, बहुत लोग अच्छा उपयुक्त नहीं निकले
जी। इसी तरह से बहुत से ऐसे विषय होते हैं जहां आप जब कड़ाई से चलिए जांच करेंगे चलिए, तो बहुत लोग दीवार हो जाते मैं हैं। कपिल भाई से विस्तार से पूछूंगा आपने फिर देखा अगली बार में, ठीक है। कितने राशन कार्ड चलिए फर्जी वो मिले, बताएंगे, तैयार बहुत बैठे से हैं ऐसे लोग, पोथी कितनी लेकर। चलो कंपनियां ठीक है, हो फर्जी गया। हुई, अरे तैयार बैठे हैं पोथी लेकर, क्या बहुत क्या कहाँ खर्च किए, चलिए ठीक है। ठीक, बहुत से ऐसे विषय है हाँ, उसको लेकर के ये पर यहाँ पर कायदा जवाबदेही है साफ बेबी भाई, जवाबदेही है यहाँ पर। अगर पैसा खर्च नहीं हुआ, क्रियान्वयन नहीं हुआ, जवाबदेही है, बिल्कुल है। मैं प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल पर चलूंगा। पाई के हिसाब संजय भाई, देना है। संजय भाई यहाँ पर आपने कोई चर्चा सुनी, आपने ई कॉमर्स की बात की थी, पर आपने देखा कि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी ई कॉमर्स की चर्चा नहीं की। तकलीफ हुई आपको कि नहीं हुई? वो यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे थे, आप बोल रहे थे आधार है सरकार का। नहीं, देखिए निश्चित रूप से सरकार को देश के ट्रेडिशनल व्यापारियों को ध्यान रखना होगा। जी, यदि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात हम कर रहे हैं तो देश के एमएसएमई सेक्टर के उद्योगपतियों को और ट्रेडिशनल व्यापारियों को साथ लेके चलना होगा जी, और इनको बचाना होगा। जी, यदि इनको आप नहीं बचाएंगे तो निश्चित रूप से क्योंकि राजस्व का जो सबसे बड़ा भाग होता है जी, वो व्यापार और उद्योग के माध्यम से ही आता है। बिल्कुल होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए जी, सरकार को ये कदम निश्चित रूप से उठाना चाहिए, क्योंकि जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां आती हैं जी, ये चैरिटी करने के लिए नहीं आई है, निश्चित रूप से ये व्यापार करने के लिए आई है और आपके व्यापार का बड़ा हिस्सा ये ले जाएंगे। इससे विदेशी मुद्रा का भी नुकसान होता है। जी, सरकार इस बजट में क्या क्या करेगी, ये बहुत से विषय हैं। कितना बजट खर्चा होता है, मैंने बहुत सी चीजें सुनी अभी। देखिए प्रदेश सरकार के कार्यशैली में और केंद्र सरकार की कार्यशैली में दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि उसके विभागों में बहुत चीजें अलग अलग बंटवारा रहता है। जी, तो सरकार काम कर रही है। बजट अगर मैं सुना था बजट बच जाता है तो बच जाना कोई खराब बात नहीं है। जी, आप पैसे को गलत लेकर खर्चा कर देंगे तो वो खराब बात है, क्योंकि अगर बजट बचा हुआ तो आपके पास ही रखा हुआ है। जी, सरकार मुझे लगता है कि इस बजट में चौमुखी विकास की बात करेगी, लेकिन इसमें दोनों ही चीजें हैं। जी, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि कई बार ये सरकार चुनाव से घबराने वाली नहीं होती है, ये अपने जो चीजें सोचती है वो कर देती है। जी, ऐसा भी लगता है कि हाँ इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर है तो हो सकता है चुनावी बजट भी हो, लेकिन सरकार सबकी चिंता करेगी, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। व्यापार और उद्योग उसमें मुख्य है, चिकित्सा और शिक्षा उसमें मुख्य है, सड़कें उसमें मुख्य हैं, महिला सुरक्षा और व्यापारियों की सुरक्षा इसमें मुख्य है। संजय भाई, आप उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ के आसपास के एरिया की बात करें, तो आपके मुताबिक एमएसएमई सेक्टर में कितना काम हुआ है? कितनी सरकार में नई कंपनियां लगी हैं, कितनी नई फैक्ट्रियां लगी हैं जो लगातार विकास कर रही हैं और लगातार यहाँ पर रोजगार का सृजन कर रही हैं? आपके मुताबिक, आपसे जानना चाहता हूँ। जी, इसमें कई विषय हैं। सरकार योजना बनाती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होने देती। सवाल आ गया। और कहीं ना कहीं मैं ये भी महसूस करता हूँ कि हमारे जनता में जो उत्साह होना चाहिए, जो चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। कहीं ना कहीं मतलब मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि व्यापारियों को भी उद्योग के क्षेत्र में लाया जाए। हमारे तमाम व्यापारियों से बात की तो लोग रिस्क कैपेसिटी में नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते। ये भी एक समस्या है, लोगों की उदासीनता भी है। सरकार की योजनाएं और सरकार कोई एक दल की सरकार नहीं, सरकार का एक निरंतर प्रोसेस है। वो कोई भी दल की सरकार होती है, सरकार जो चल रही है 10-20 साल से चल रही है, उसमें कई सरकारें आती हो जाती है। बिल्कुल। तो सरकार का अपना एक निरंतर प्रोसेस है। मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजनाएं सब आती हैं। जनता को भी आगे बढ़ के काम करना होगा। कहीं ना कहीं हमारी सोच को आगे बढ़ के काम होगा। हम लोग अभी आलस वाले उसमें रहते हैं, तो हमको इस बात की चिंता करनी होगी कि व्यापारियों के साथ साथ जनता को भी आगे बढ़ना होगा। नौकरी के माइंडसेट से हमको आगे निकलना होगा। हमें उद्योग और व्यापार को, किसानी को, खेती को आगे बढ़ाना होगा। यदि हम किसानी को आगे बढ़ाएंगे, खेती को आगे बढ़ाएंगे, उद्योग को आगे बढ़ाएंगे, व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से प्रदेश का और देश का राजस्व बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कपिल भाई, सबके पास रोजगार के। कपिल भाई, अब मैं आपकी बात ले लेता हूँ। देखिए संजय भाई एक व्यापार उद्योग मंडल से जुड़े हुए व्यक्ति जी, उन्होंने अपनी तकलीफ को बड़ी बांध करके कहा। जी, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि वो सरकार को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जी, क्योंकि वो व्यापारी के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है, क्योंकि वो अपने यहाँ चुनाव जीतते हैं फिर बनते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी बात और उनकी व्यथा को हम स्पष्ट रूप से कह दें कि संजय भाई, ई कॉमर्स पे अगर कोई लॉ लाएगा तो वो लाएगी केंद्र सरकार, वो योगी सरकार नहीं ला सकती। बिल्कुल सही बात है। वो टोटल भारत पर लागू होगा, क्योंकि ई कॉमर्स की कंपनियां ज्यादातर जो आप देख रहे हैं ये तो विदेशों के अंदर है और विदेश ही हमारा पैसा लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पर किस तरीके से
लगाम लगाना है, किस तरह से निगरानी रखनी है, जी ये सारी चीजों को भारत सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन इस विषय पर उनका कोई ध्यान नहीं। जी साथ ही किस तरीके से वो मार्केट के अंदर दोनों के मार्केट का जी को संतुलित करेंगे, जी ये भी एक इनके अंदर प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए। वरना तो जो दुकानें चल रही हैं, जो लगा करके लोग जी बैठे हुए हैं, जी उस पर से माल बिकना बंद हो जाएगा और सारे जो है ई कॉमर्स से ही लोग लेन देन शुरू कर देंगे। तो जी उससे ये होगा कि जो बेरोजगारी है वो और हद पर बढ़ जाए। जी तो सरकार को एक तरफ जनता को सहूलियत भी नहीं है और दूसरी तरफ हमको उन छोटे पूंजीपतियों की जो दुकानें हैं उनको कैसे बचाए रखें, उनका कैसे रोजगार जिंदा रखें, जी इसके लिए भी एक नियम बनाने की आवश्यकता है, जी जो अभी सरकार नहीं बना पाई। नहीं बना पाई है सबसे ज्यादा जो व्यापारी परेशान हैं जी वो शायद आप नहीं कह पाते हैं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ जी और हमारे साथ हमारे तमाम मित्र हैं जी जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स देखते हैं, जीएसटी देखते हैं। जी तो उनकी सबसे बड़ी पीड़ा इस बात होती है कि सर हम तो खुद सीए हैं, हम खुद ही जो है लॉयर हैं, जी लेकिन बावजूद इसके ये हम नहीं बता सकते कि जीएसटी कैसे मैनेज होगी। लीजिए यानी कि जीएसटी को इतना टिकलिश बना करके रख दिया है कि जी शायद हमारे जो अधिकारी हैं वो भी नहीं समझा पाते हैं, हमारे जो सीए हैं, हमारे जो ठीक एडवोकेट्स हैं, जो जी जो के मिलके उनको अपने पेशेगत कार्रवाइयां करते हैं, वो जी नहीं समझ पा रहे और वो इस कंप्लेंट को मुझसे करते जी हैं। कपिल भाई यहाँ पर क्योंकि विवेक मैं कपिल भाई यहाँ पे विवेक भाई बोल रहे थे कि हम मंडरबांट नहीं करते हैं पूर्ववर्ती सरकारों की तरह अब बजट भले ही देखिए आधा उनकी खर्चा हो बात जी पे तो हम जी उनकी बात पे हम क्या कहें। हाँ वो अपने अकर्मण्यता को जो है वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। अच्छा तो संजय अकर्मण्यता है भाई से ही इनकी पूछ लेना चाहिए अच्छा कि अगर वो अपने 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 व्यापार में फ्लो को अगर बढ़ाते हैं, जी लिक्विडिटी को अगर बढ़ाते हैं, जी तो उस पर ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। बिल्कुल हाँ, चोरी चकारी के भय की वजह से आप क्या पूरा बजट सरेंडर कर देंगे? लीजिए और यानी चोरी चकारी का भय आपके पास है तो इसके मतलब आपने प्रशासनिक लोगों के ऊपर कमांड नहीं रखा है। लीजिए विवेक आप भाई भयमुक्त सरकार नहीं दे पा रहे हैं, आप जीरो देखिए टॉलरेंस नहीं कर गौरव पा कमांड रहे। नहीं क्या आपका प्रशासनिक लोगों पर कपिल भाई बड़ा सवाल उठा लिया आपके पास जी देखिए गौरव जी, जी हम नियमों की अनदेखी नहीं करते। अच्छा जो नियमों के तहत आवश्यक होगा वही बजट जाएगा। अच्छा हमें पाई पाई का हिसाब जनता को देना है। जी अरे भाई नियम हम पूछ लीजिए क्या जनता होता के धन के दुरुपयोग में विश्वास नहीं नियम करते। पूछ रहे हैं कपिल भाई नियम पूछ रहे हैं आपसे कौन से नियम है है। नियम बता दीजिए, और एक बजट को जो खर्च अभी करने के क्या नियम होते कपिल हाँ भाई कह रहे थे कि बार बार जीएसटी खाली आप में नियम स्लैब कह आ के भाग चुके जा रहे हैं, हैं। हाँ परेशान है। हाँ इसके लिए जीएसटी काउंसिल है गौरव जी, अच्छा समय समय पे उसमें स्लैब में बदलाव करती है। अच्छा उसका केंद्र सरकार से आज के डेट में क्या संबंध है? जी ये अरे सब उससे तमाम बजट से चीजें क्या कपिल लेना भाई देना? लगता है उनको पढ़ करके तार्किक उससे बातें बजट के करते खर्च को क्या लेना हैं। इस देना तरह की है? बातें नहीं करनी आपने एक परियोजना बता दी कि हमको बिजली के इतने प्रोजेक्ट लगाने हैं, हाँ हमको इतनी सड़क लगानी है, हमको इस पर टोल बैठा करके हाँ इतना उससे पैसा लेना है। हाँ तो अब इसमें जीएसटी, पीएसटी और सीएसटी कहां से आएगी? लीजिए जब तक क्या योजना कह रहे हैं? लागू नहीं हो जाएगी तब तक आप कमाएंगे कैसे और जीएसटी और सीएसटी कैसे देखेंगे? वो कह रहे हैं जब तक क्या योजनाएं कह आप जब बहुत तक आप साधारण सी चीज है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इन चीजों को। कपिल भाई बोल रहे हैं जब तक आप बाकी पैसा खर्च नहीं करेंगे लिक्विडिटी नहीं बढ़ाएंगे मार्केट में तब तो योजनाएं नहीं लगेंगी तब तक सरकार का राजस्व बढ़ेगा कैसे देखिए तो बढ़ाना पड़ेगा ना इसको सरकार का, गौरव जी, सरकार का पैसा है हाँ और जहाँ पे जो सरकार के नियम है उनका पालन करते हुए हम पैसा जारी कर सकते हैं। अच्छा उससे इतर हम ये दबाव में आकर के कि नहीं हमें पूरा बजट खर्च करना है, इस दबाव में सरकार नहीं तो बेबी भाई चलाती। दबाव कौन देता है आप सरकार आपके दबाव कौन देता है आपको कोई दबाव देता किसी है के क्या दबाव में नहीं काम करती जी सरकार। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार को जनता को पाई इन्होंने पाई का हिसाब देना है। जी इन्होंने कोरोना जनता के काल के ऊपर अंदर जिम्मेदार 20 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट ऑफिस दिया में है था, ऑफिस में जी कहा था कि इससे देश जो है वो जिस देश की जीडीपी ही 26 लाख करोड़ रुपए की पूरे देश के अंदर हो, जी उसमें 20 लाख करोड़ रुपए इन्होंने किसको दिया था निकालने के लिए? लीजिए एमएसएमई कंपनियां पूरे देश के अंदर जो है वो 2 लाख कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिसमें जी 80,000 सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। लीजिए आपको क्या पहली कह बात तो ये डिसाइड करना होगा कि भारी उद्योग क्या है, जी मध्यम और लघु उद्योग क्या है, जी बिल्कुल क्या करें और गौरव जी? माइक्रो उद्योग क्या ये है। बोल रहा है कि अगर कंपनियां बहुत इनकी बंद हो गई इसका लिमिटेशंस जिम्मेदार और कौन इनका है क्षेत्राधिकार, जी इनकी पूंजीगत जो व्यवस्था नहीं कंपनियां जानेंगे नहीं तो आप चलने कैसे लायक इनको बंद हो जाए मारेंगे? उसमें सरकार क्या करेगी? बड़े जी जितने उद्योग होते हैं उसमें उतने कर्मचारी नहीं जुड़े होते हैं जितने कि लघु उद्योग के अंदर लोग जो है वो पावर्ड फर्जी होते हैं कंपनी बना और बना पावर्ड करके करते लोग हैं इस देश को। चलिए टैक्स में धोखा तरीके से काम चलेगा। अच्छा कोई टैक्स में धोखा देने का काम नहीं चले चल ठीक है आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद तो चर्चा थी पर चर्चा के दौरान भी तमाम चीजें निकल के सामने नहीं आई
सरकार अपना बताती रही कि बजट पेश कर रहा है, बड़ा बजट है, पर अगर यहाँ पर यह भी जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर बजट बड़ा पेश हो रहा है तो उसमें अगर कुछ छूट रहा है या वो खर्च नहीं हो पा रहा है तो जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी होगी? जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की है। अगर सरकार बजट पेश करी तो उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, चाहे प्रदेश सरकारों का बजट की बात करें, चाहे यहाँ पर केंद्रीय बजट की बात करें। जनता को लाभ पहुंचाने की जो व्यवस्था होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो चरण होते हैं, उसको दुरुस्त करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और हम यहां नहीं बोल सकते हैं कि बाजार पर नियंत्रण नहीं है, बाजार पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, क्योंकि जब सरकार चुनाव आते तमाम मूल्यों को तय भी करती है और होल्ड भी रखती है, नियंत्रण में भी रखती है। हमने कोरोना के समय भी ऐसी व्यवस्थाओं को देखा है कि अगर सरकार चाहे तो अवसर में, आपदा में अवसर कमाने वालों के खिलाफ भी यहाँ कार्रवाई होती है। तमाम चीजें हमने देखी हैं। तो यहाँ पर अगर व्यवस्था को वास्तव में सुधारना है तो यहाँ पर जनता के लिए काम करने के साथ साथ जो व्यवस्था जो लगातार जनता के बीच में रहकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, उन पर भी एक प्रभावी नियंत्रण नीति बनानी पड़ेगी। नीति यहाँ पर केंद्र बनाएगा या सरकारें बनाएंगी, वो आने वाले समय में बताएगा, पर यहाँ पर नीतियों की आवश्यकता जरूर है कि जब तक यहाँ पर बाजार का रेट तय नहीं होगा तब तक महंगाई बढ़ती रहेगी और सरकार यहाँ पर एमएसपी के नाम से बोलेगी हम केवल फसलों पर ही एमएसपी बढ़ा सकते, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदारी रहनी पड़ेगी और साथ साथ यहाँ पर क्रियान्वयन भी देखना पड़ेगा कि अगर हम सरकार के लिए बजट बड़ा पेश किया गया जनता के लिए तो बजट को पूरा खर्च भी किया जाए और बेहतर क्रियान्वयन भी किया जाए। विकास तभी होगा जब पैसा होगा और पैसे का यहाँ पर सदुपयोग करने के साथ साथ यहाँ पर पैसे को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी बेहतर परिणाम सामने आएगा। क्रियान्वयन जरूरी है, व्यवस्था जरूरी है, प्रोजेक्ट जरूरी है, समीक्षा जरूरी है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है नियंत्रण जरूरी है। और जब नियंत्रण होंगे तो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद चलती रहेंगी। तो आज की दोपहर चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।